आपने किस तरह से देखा? डिड यू फाइंड कि कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही है ये स्टोरी? जब मैंने पहले भी बोला, ये जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे थोड़ा सा फिक्शनल सा लग रहा था कि ऐसे थोड़ी ना होता है इस दुनिया में, है ना, लाइक टू मच, नोबडी डज लाइक दिस। एंड अनफॉर्चुनेटली 3 डेज बाद में हमारे किसी फैमिली में नोन में ही सेम ऐसा एक इंसिडेंस हुआ। बाराबंकी जेल में शूटिंग कर रहे थे, गदर की उत्कर्ष था वहाँ पे, तो सारे कैदी राधे 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 चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं इसको मिलना है। फिर जेलर और पता नहीं अगवा करने के लिए मिल रहा था। मैं घबरा रहा था, मगर ये बोला मैं मिलता हूँ, मेरे को क्या है। आपकी कई फिल्म्स लेकिन देखते हैं तो पारिवारिक होती हैं, जैसे कि हम बात करें गदर 1 भी ले लें, गदर 2 भी ले लें, है ना, वनवास ले लें, लेकिन उसमें एक नाम हमेशा दिखता है उत्कर्ष शर्मा का, अधिकतर मूवीज़ में जहाँ पर हम देखें। कहाँ दिखता है हर फिल्म में? अमीषा जी कहती हैं कि आपने उनको क्लाइमैक्स ही नहीं बताया था। अगर चुभे तुम्हें धूप कभी तो तुम्हारे लिए वो छाँव बन जाता है, कभी रुकें तुम्हारे कदम तो तुम्हारे वो पाँव बन जाता है। हाँ, बोली मीठी नहीं है उसकी, माना मैंने भी ये, लेकिन जब डूबती दिखती है ना तुम्हारी नैया तो बाप से वो नाव बन जाता है। तो देखिए, कुछ थोड़ा सा तो आपको रिश्तों के बारे में मेरी शायरी ने समझाया होगा, लेकिन एक और कहानी सामने आ रही है जो रिश्तों को, पिता के आत्मसम्मान को, पिता के रिश्ते को आप सभी के सामने समझाने आ रही है। और फिलहाल खुशनसीबी हमारी कि उसकी स्टार कास्ट भी हमारे साथ मौजूद है, जिनकी फिल्म बताने वाली है पिता क्यों होता है इतना खास। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डायरेक्टर एंड स्टार कास्ट ऑफ वनवास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप तीनों? बढ़िया, बहुत बढ़िया। और शायरी बहुत बढ़िया बोली तुमने, जो कविता बोली वो इतनी कमाल है। तुम्हारी कविता ने मतलब लोगों को हिला दिया होगा, मैं तो हिल गया। बहुत बहुत बात है शुक्रिया कि बाप से नाव बन जाता है। वाह क्या बात है सर। अगर असल में मैं देखूं तो मैं हिला ट्रेलर देखकर। जी। जब मैंने देखा पूरा ट्रेलर, इट डिफाइंस प्योर जो रिश्ता होता है, और जिस तरह से आज के ज़माने में पिता को देखा जा रहा है फैमिलीज़ में, जो अक्सर न्यूज़ में हम लोग जो रोज़ कवर करके दिखाते हैं। लेकिन मुझे असल में दिमाग में खटकता है कि जो आपने कास्ट चुनी है, एक एक चुनिंदा इतने नगीने आपने लिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 तो यही हैं यहाँ पर जो है ना, उत्कर्ष, सिमरत, नाना सर, उसके अलावा परितोष त्रिपाठी एक नाम दिमाग में जो आता है, और एक और राजपाल यादव। ये 2 कैरेक्टर वो हैं जो ऐसे आम तौर पर नहीं देखने को मिलते, लेकिन जब वो रहते हैं तो फिल्म में 4 चांद लग जाते हैं। क्या आइडिया था इस कास्ट को सिलेक्ट करने के पीछे आपका? कास्ट हमेशा सेलेक्ट होती है कि उस किरदार के हिसाब से। जो परितोष त्रिपाठी का जो करेक्टर है, वो करेक्टर ऐसा करेक्टर है जो थोड़ा सा एक सबसे छोटा बेटा, थोड़ा इन बिटवीन सा रहता है, थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा ये थोड़ा वो, तो उसके लिए, और चेहरे में बहुत सॉफ्ट है, तो उसके लिए वो करेक्टर राइट था। राजपाल यादव एक मैन फ्राइडे है जो वीरू वॉलंटियर का, तो उसके लिए बहुत करेक्ट है वो। और जो चोर है और करेक्ट है वो, करेक्टर करेक्ट है फिल्म के लिए, इसलिए उनको लिया। और नाना पाटेकर साहब तो ऑफ कोर्स, नाना पाटेकर साहब तो लेजेंड है, और कौन ले कर सकता था उनकी जगह। और वो वनवास में थे और पूना में रहते थे। जब 3-4 कलाकारों का नाम आया और उसके बीच में से अचानक नाना पाटेकर साहब का जब सजेशन मुझे किसी ने दिया, तो मुझे लगा, झटका ही लग गया। मैंने कहा अरे यार, ये तो कमाल की बात कह दी। और हमने तुरंत उनको पूना का संपर्क किया, और 2 दिन के अंदर नाना पाटेकर साहब ने हमें बुला लिया, और हम वहाँ गए और उन्होंने पिक्चर 10 मिनट सुनी और हाँ कर दी। उत्कर्ष ऑफ कोर्स जिस दिन कहानी का विचार आया उस दिन से ये इन्वॉल्व था। और वीरू वॉलंटियर का एक ठग का, एक चोर का करेक्टर था। इसके लिए मुझे मालूम है ये बहुत, इसके अंदर शरारत भी है, गुस्सा भी है, हंसी भी है, मजाक भी है, संवेदना भी है, इसके लिए राइट था। और लड़की सिमरत, मैं काम कर चुका था गदर में, और नौटंकी, मीना नौटंकी वाली का करेक्टर था, जो तेज़ तर्रार है, हंसाती है, रुलाती है और नाचती है। तो इसका कद काठी, चेहरा मोहरा सब उसके लिए राइट था। करेक्टर, इसका जो तेवर, इसकी जो पर्सनैलिटी, तो इसीलिए हमने साइन किया। तो बस, और भी दूसरे किरदार हैं काफ़ी जो हमने इसमें साइन किए हुए, जिनका आपने जिक्र नहीं किया। कोशिश की हमने सब अप्रोप्रिएट हो इस फिल्म के हिसाब। आपकी कई फिल्म्स लेकिन देखते हैं तो पारिवारिक होती हैं, जैसे कि हम बात करें गदर 1 भी ले लें, गदर 2 भी ले लें, है ना, और उसके बाद अभी अपने ले लें, वनवास ले लें, ठीक है, और मेरी पहली फिल्म श्रद्धांजलि। बिल्कुल। तो
लेकिन उसमें एक नाम हमेशा दिखता है उत्कर्ष शर्मा का, अधिकतर मूवीज में जहाँ पर हम देखें। व्हाट इज द यूएसपी दैट यू फाइंड इन उत्कर्ष एज एन एक्टर? कहाँ दिखता है हर फिल्म में? गदर में दिखा, क्यों गदर में छोटा बच्चा था, बचपन था। हाँ। तो बच्चा चाहिए था, बच्चा कोई मिल नहीं रहा था, तो ज़बरदस्ती इसको ले आया, ये तो रेडी नहीं था करने को। और उसके बाद डेफिनेटली गदर 2 में वही बच्चा बड़ा हुआ है, तो फिर यही हो सकता था जब वो बच्चा हमको अवेलेबल है। अब उत्कर्ष अच्छा एक्टर है, इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो आ गया इसमें। जीनियस एक फिल्म थी, अगर देखा बहुत कमाल की पिक्चर। और अब आज भी लोग उसे जीनियस के नाम से आते हैं, राधे राधे ही बोलते हैं। राधे राधे बिल्कुल। मैं बहुत सरप्राइज होता हूँ गदर 2 के बाद भी, क्योंकि वो उस फिल्म का भी ये था कि जब वो उसको आए हुए थोड़ा टाइम हो गया, उसके बाद लोगों ने उसको और ज़्यादा प्यार दिया। ये एक बहुत कम फिल्म्स में देखने को मिलता है। तो जब आप मीम्स में देखते हैं अक्सर अपनी ही राधे राधे और स्टेज वाला आपका जो सीन था, ठीक है, तो कैसा लगता है उस टाइम पे कि क्या कहाँ से कहाँ लाइफ ले आती है? जी डेफिनेटली। देखिए, मैं एक चीज़ मुझे थोड़ी खटकती है आज के टाइम में कि हमारा थिएट्रिकल विंडो और रिलीज़, ये सब मार्केटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा आजकल हावी हो गई है फिल्म पे। पहले क्या होता था, फिल्म एक थिएटर में भी रिलीज़ होती थी तो उसको स्पेस था ग्रो करने का, कुछ उस पर प्रेशर नहीं था कि इसको इतने वीक में सैटेलाइट पे आना है, ओटीटी पे आना है। तो वो आगे की बिक्री की वजह से आज थिएट्रिकल विंडो पे बहुत प्रेशर आ गया है। थिएटर वाले भी, जो जब फिल्म ग्रो हो रही होती है तो वो कोई दूसरी आ जाती है, तो आज बहुत डिफ़िकल्ट है थिएटर में। आपको पहले 2-3-4 दिन में ही आपको वर्ड हैज़ टू गेट आउट, इवन इफ इट्स अ वर्ड ऑफ माउथ फिल्म, इट हैज़ टू गेट आउट इन द फर्स्ट 4-5 डेज। जीनियस के लिए मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद रिलीज डेट हमारी बेटर होती तो थिएट्रिकली बेटर रिस्पॉन्स होता, बट सैटेलाइट ने हमारी जो एक फीलिंग थी उस फिल्म को लेके वो प्रूव किया कि लोगों को बहुत बहुत अच्छी टीआरपी मिली थी जीनियस को सैटेलाइट पे, और ऑनलाइन ओटीटी हो, लॉकडाउन में बहुत कंज्यूमर, और वहाँ से ही उसके जो भी सीन्स थे वो वायरल होने लगे। तो अच्छा लगा डेफिनेटली कि लोग फाइनली, आप वर्क करते हैं ऑडियंस के लिए, ऑडियंस तक पहुँचे नहीं तो बुरा लगता है। अच्छा बुरा तो बाद की बात है, बट ऑडियंस तक पहुँचा, उनको पसंद आया और गाने इतने बड़े हिट हुए उस फिल्म के। तो चलिए, इस माध्यम से ना सही दूसरे माध्यम से पहुँचा तो अच्छा लगा, और भारत के इंटीरियर्स में पहुँचा, वो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है। जब हम बाराबंकी जेल में शूटिंग कर रहे थे गदर की, उत्कर्ष था वहाँ पे, तो सारे कैदी राधे 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 चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं इसको मिलना है। फिर जेलर और पता नहीं अगवा करने के लिए मिल रहा था। मैं घबरा रहा था, मगर ये बोला मैं मिलता हूँ, मेरे को क्या है। फिर कैसे 2-3-4 सिपाहियों के साथ, और जेलर खुद लेके गया और सबसे हाथ मिलाया। अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ा यूनिक इंसिडेंट हुआ। अच्छा, लेकिन उत्कर्ष, मैं जब देखता हूँ वनवास जो स्टोरी है पूरी की पूरी भी, फादर के साथ जो कनेक्शन है आपका भी, क्या मतलब किस तरह से जब आप ऑन द सेट्स होते हैं तब क्या डिफरेंस होता है, या जो नॉर्मल लाइफ में रहते हैं जनरली? अनिल सर, ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, नॉर्मली तो ऑब्वियसली लाइक एनी फादर एंड सन, पापा हैं तो वो रिस्पेक्ट ऑब्वियसली एक रहती है, बट उससे भी ज़्यादा पापा क्या है कि मैं इनके साथ कुछ भी शेयर कर लेता हूँ, और ये भी मैं इनकी एक एक नफ्स जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इनके अंडर काम भी किया एज एन एक्टर एंड एज एन असिस्टेंट भी काम किया है। तो मुझे पता है इनको अक्सर क्या रिक्वायरमेंट होती है। हमें ज़्यादा सेट पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं कि ये ठीक था, ये ठीक नहीं था। अगर मुझे लगता है कि मैं बेटर कर सकता हूँ तो ये बोल दे ओके ठीक है, एक और कर लो। बट ऑब्वियसली ये ध्यान रखते हुए कि पैसा भी वेस्ट हो रहा है, एक एक टेक कॉस्ट होता है। तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा टेक ना लूँ, बट पापा एज अ डायरेक्टर बहुत क्रिएटिव फ्रीडम देते हैं अपने एक्टर्स को। नाना सर हो, सिमरत हो, मैं हूँ, कोई भी एक्टर हो, उसको क्रिएटिव फ्रीडम दी जाती है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि ये मेरे बॉस हैं, रह चुके हैं, तो कई बार एडिशनल वर्क मुझे करना पड़ता है जो नॉन एक्टर वर्क होता है कि भाई अगर आज शूट नहीं है, बाय चांस मैं सेट पे आया हुआ हूँ तो मैं इनका असिस्टेंट बन जाता हूँ उस पॉइंट पे। कहीं पे भी कुछ भी मुझे लगता है कि स्क्रीन पे बेटर हो सकता है। ट्रांसपेरेंट एज अ डायरेक्टर। यस। बट सर, अमीषा जी कहती हैं कि आपने उनको क्लाइमैक्स ही नहीं बताया था।
अब गदर की बात ख़त्म कर रहे हैं। गदर 2 के 500-600 करोड़ 800 करोड़ हो गए, उसके बाद भी अगर कोई आर्टिस्ट सेटिस्फाई नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अपनी अपनी भ्रांतियों में लोग जीते हैं, उनको जीने दो। मैं वहाँ से बहुत आगे मूव ऑन हो चुका हूँ, अभी वनवास में हूँ, तो वनवास की ही हम बात करेंगे और 20 दिसंबर रिलीज़ है, इसी की बात करेंगे। अमीषा जी को सारी मेरी शुभकामनाएं हैं और गदर 1-2 की सफलता को वो एंजॉय करें जो वो कर रही हैं, बस। क्या बात है। अच्छा सिमरत, आप जब इस फिल्म के लिए साइन हुई तो आपने किस तरह से देखा? डिड यू फाइंड कि कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट कर रही है ये स्टोरी? स्टोरी मेरे रियल लाइफ से तो कनेक्ट नहीं करती है, बट जब मैंने पहले भी बोला, ये जब स्क्रिप्ट सुनी थी तो मुझे थोड़ा सा फिक्शनल सा लग रहा था कि ऐसे थोड़ी ना होता है इस दुनिया में, है ना, लाइक टू मच, नोबडी डज लाइक दिस। तो फिर मुझे सर ने बोला, छोटी अब तुमने दुनिया देखी कहीं, देखो ज़रा क्या हो रहा है बाहर। एंड अनफॉर्चुनेटली 3 डेज बाद में हमारे किसी फैमिली में नोन में ही सेम ऐसा एक इंसिडेंस हुआ, एंड इट वॉज गॉड साइन टू टेल मी के कन्विंस करना था मुझे, मैं कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि ऐसे थोड़ी ना होता है, नोबडी डज दिस। एंड फिर मुझे लगा कि यार ये दुनिया ऐसी है, ऐसा होता है। हम तो अपने दोस्तों के साथ ये नहीं कर सकते, लोग अपने फैमिली के साथ कर लेते हैं। सो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। एंड जब हम शूट कर रहे थे, शूट करते तो बहुत सारी चीज़ें रहती, तो उसका 100% फील नहीं ले पाते ना एज एन ऑडियंस, क्या हो रहा है क्या नहीं। अरे मैं बनारस में, मुझे अभी अचानक याद आया, एक करेक्टर मिला मुझे, वो नाना सर जैसे ही करेक्टर था, टोपी वोपी लगाया हुआ था, धोती वोती पहने हुआ था, टोपी भी लगाया हुआ था और अंग्रेज़ी में ज़बरदस्त बात कर रहा था और वो लंबा चौड़ा था एकदम, और वो ऐसे ही था, उसके घर वालों ने से छोड़ा हुआ था और वो बस वो वनवासियों की तरह से वहाँ घूम रहा था और वो कई सालों से वहाँ घूम रहा था और वो बातें कर रहा था, हमारे साथ बैठा बातें करता रहा और बस ऐसे ही था। तो आपको रियल लाइफ मतलब वहां पर दिखा कि भाई हाँ। ऐसा जो और मैंने मजे की बनाया बात है, टोपी भी लगाया हुआ था नाना सर जैसी। अच्छा, कुछ दिल के सवाल है लोगों के, तो हमने सोचा हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक पहुंचने के लिए। तो पहला सर आपके लिए, अनिल सर गदर में सनी देओल, वीर में सलमान खान और वनवास में नाना पाटेकर, क्या आपने कभी इन तीनों एक्टर्स को एक पर्दे पर लाने का सोचा है? मेडॉक फिल्म्स की तरह बात कर रहे हैं आपसे कि आप एक वर्स बना दे, पूरा मैडनेस। हाँ, बना भी देंगे, जब वक्त आएगा तो बन जाएगा। ये तो आपने बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया है, इसको अगर हम बना सकें तो बहुत बढ़िया है, सोचेंगे, ज़रूर सोचेंगे। धन्यवाद इस आइडिया के लिए। तो भाई क्रिएटिव आइडिया यूज़ हो सकता है। अगला सवाल है, हो सकता है, बिल्कुल, ये तीनों हो सकते हैं, बिल्कुल तीनों हो सकते हैं, क्योंकि सलमान और नाना ने तो काम किया ही हुआ है और सलमान ने भी काम किया हुआ है और नाना और सनी ने भी काम किया हुआ है। एक्चुअली कैसे काम किया आप सोच रहे हुए, कहाँ काम किया? गदर 2 में जो वॉइस ओवर था वो नाना सर का है, तो वैसे तो काम किया हुआ है ना। वैसे काम किया हुआ है। ओके, अगला सवाल है उत्कर्ष आपके लिए। उत्कर्ष, गदर से लेकर जीनियस तक और जीनियस से लेकर अब वनवास तक आपकी क्यूटनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप तो मेरे क्रश ऑलरेडी हैं, लेकिन आपकी प्रपोजल लाए हो, सवाल लाए हो? ये सवाल है उनका, लेकिन आपकी फिल्म इंडस्ट्री में क्रश कौन है? और ब्रैकेट में लिखा है एक्सेप्ट सिमरत। मैं तो कभी भी नहीं थी। बट आई थिंक दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण जी बिल्कुल। फेवरेट फिल्म उनकी? ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। क्या बात है। अच्छा सिमरत, आपके लिए बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार्स नाना पाटेकर और सनी देओल सर के साथ आप काम कर चुकी हैं। दोनों के बारे में 2 ऐसी ऑब्जर्वेशन बताएं जो अब तक किसी को नहीं पता। जितने सनी सर लोगों को दिखने में एकदम लाइक स्ट्रॉन्ग और वैसे हैं, वो उतने ही सॉफ्ट ह्यूमन बीइंग। ओके, ही इज टोटली ऑपोजिट टू द इमेज। वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, वो एकदम ऐसे सॉफ्टनेस के जैसा बैठते हैं। तो ही इज वेरी ऑपोजिट टू द रोल्स ही प्लेज। ओके। एंड फनी पार्ट है कि नाना सर जितने एंग्री यंग मैन दिखते हैं उतने ज़्यादा फनी ह्यूमन है वो। ओके। सबसे ज़्यादा प्रैंक्स जिसको मैंने अब तक करते हुए देखा है। अच्छा, आपके साथ क्या प्रैंक किया कुछ? मेरे साथ तो मतलब टू मच ही हो जाता है, यूज्ड टू प्रैंक नहीं, मतलब लाइक रोस्टिंग मेरी बहुत करते हैं। ओके, किस्सा सुनाओ रोस्टिंग का। हाँ, कि यही कि मतलब मैंने बोला था कि मूवी जब मैंने देखी मुझे रोना आ गया, तो बोले सीन में क्यों नहीं आता है फिर तेरे को रोना। तो ये एक जस्ट 1% था, ऐसे बहुत होता है। ये 1%। ओके सर, लास्ट वाला आपके लिए। अनिल सर, गदर 3 पर तो आपने खुलासा कर दिया, पर अपने 2 पर क्या अपडेट है, प्लीज ये भी बता दीजिए।
अपने 2 का अपडेट जब वक्त आएगा बताएंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है अभी कोई अपडेट नहीं है। ओके अच्छा, जहाँ पर हम बात करते हैं नाना पाटेकर सर की, तो जैसा कि इन्होंने भी अभी बताया दैट ही इज़ टोटली अपोजिट ऑन द सेट, जितना उनके बारे में लोग र्यूमर्स फैलाते हैं कि भाई एंग्री यंग मैन है। तो आप जब उनके पास स्क्रिप्ट लेकर गए कि ऐसे करके, और आपने पहले भी उनसे बात की हुई थी, तो उनका रिएक्शन कैसा था आपके स्क्रिप्ट के लिए एग्जैक्टली? 15 मिनट में उन्होंने हाँ कर दी। 25 साल से मैं चाहता था उनके साथ काम करना, हालात ही नहीं मिल पाए, कोई ऐसी कहानी नहीं हो पाई कि जो मैं उनको सुनाता और वो करते। और लेकिन ये जब मैं गया तो 15 मिनट में उन्होंने अपने हाथों से बढ़िया खाना खिलाया सबसे पहले, फिर 15 मिनट में कहानी सुनी और कहानी सुन के हाँ कह दिया कर रहा हूँ। अच्छा, एक लास्ट में रैपिड फायर आप तीनों के लिए, आप तीनों ने सेट पर बढ़िया से काम किया है, तो मैं एक एक चीज़ बोलूँगा, आपको बताना कि ये कौन है, ठीक है? फनीएस्ट वन ऑन द सेट? नाना सर। नाना सर, ओके। बिगेस्ट ट्रोलर ऑफ द ग्रुप? नाना सर। नाना सर, ओके। ऑलवेज ऑन द फोन? ए, ए, ए। वो मेरे तरफ करना नहीं। ये सिमरन सर, आपका क्या कहना है? क्या लगता है ऑलवेज ऑन द फोन? ऑन सेट, ये है? ऑन सेट, ऑफ सेट में? नो। अच्छा ठीक, ऑलवेज ऑन द फोन। मतलब मैं तो वैसे हम दोनों भी नहीं है। आप अच्छा वैसे हाँ, वैसे और भी हैं, और भी मुर्गे हैं सेट पे। सेट पे बहुत लोग हैं। ओके ठीक है, पर मतलब जैसे जनरल जो लीड कैरेक्टर्स और कास्ट जो है, कास्ट के हाँ हाँ बट ओके। क्विक लर्नर, द फास्टेस्ट लर्नर जो आपके ग्रुप में हो? क्विक लर्नर आई थिंक ये है, Okay. क्योंकि हाँ इसको स्क्रिप्ट आप दे देते हो, ये फट से इसको लाइनें याद होती इसको लाइनें फट से याद हो जाती हैं। ओके, द डबल मीनिंग किंग? नाना सर। नाना सर? इसका एक इंसिडेंस तो बताना पड़ेगा। नहीं नहीं, मतलब इंसिडेंस वैसा नहीं था, बट बहुत फनी वे में था। हम बस मैं गाने का नाम बोल सकती हूँ? हाँ बोलो ना। छबीली के नैना, हम गाने का शूट कर रहे थे, तो उसमें कुछ एक दो था फनी चीजें। ओके, नहीं, मैं राजपाल सर कहूंगा। अरे सॉरी, हाँ राजपाल नाना सर। sorry, राजपाल सर, राजपाल राजपाल सर। सर थे ऐसा वो। क्यों? ऐसे राजपाल सर देखो फनी है, हाँ। बाय नेचर उनका फनी है, तो कई चीजें जो ह्यूमर आप कैमरा पे नहीं कर सकते, ऑफ कैमरा तो कर सकते हो ना, बस इतना ही मैं ओके, द पार्टी बीस्ट? पार्टी तो आई डोंट थिंक कोई भी नहीं है। ओके, द एंग्री यंग मैन, द एंग्री वन, जिसको द शॉर्ट टेम्पर वन वी कैन से, जिसको थोड़ा सा जल्दी गुस्सा आ सेट पे जाए कोई सबसे। गुस्सा सेट पे तो कोई नहीं अगर एंग्री यंग मैन कोई था तो नाना सर ही थे। नाना सर ही थे? या ये हो सकता है। हाँ, मैं भी हो सकता हूँ। इनके पास ही पावर है भाई। ओके, द फूडी? ये अच्छा, यार मैं बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी हूँ, मैं बता रही हूँ। खाती मैं कुछ नहीं, बट बदनाम क्या मैं बात? सबसे ज्यादा। 5 पर अभी नहीं भी रुक खा सकते। रही थी इसके पहले। मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं पूरे दिन में थोड़ा लिटरली एक बाइट खाती हूँ, और लोगों को लगता है जब इसको देखते ही खाती रहती ये है। खाती रहती है। और मैं हर टाइम भूखी रहती हूँ कि मैं जब भी खाने जाती हूँ कोई ना कोई मुझे देख लेता है और मुझे लगता है ओके ठीक है। ये और हमारे राइटर में कंपटीशन है, सुनील सरवैया। आपको लगता है मेरी बॉडी देख के कि मैं फूडी हो सकती हूँ? नसीब वाला है ना। अच्छा, दिखता नहीं है वो वाला कह रहे हैं आप? वही। सर लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन कि कोई ऐसी बात उत्कर्ष की जो उन्हें भी नहीं पता हो कि आपको पता है उनके बारे में? ऐसी सारी बातें उसको पता है, मुझे इसकी सब बातें पता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उनको भी नहीं पता हो और आपको ही पता हो उनके बारे में आज तक भी? हो नहीं सकता। हम घर में सब बहुत खोल देते हैं, मैं तो मेरे साथ तो कुछ छुपता ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम ये है, कुछ नहीं छुपता। डायरेक्टर है भाई, उनका कुछ भी काम है कहीं से पता कैरेक्टर। लगेगा तो मैं तुरंत बता देता हूँ। ओके, मतलब मुझे पता हो इसको ना पता हो ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है जो इसे पता हो मुझे ना पता हो। तो ऐसा बता दीजिए। ऐसा भी कुछ नहीं। ओके, सो दैट वाज ऑल। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्वर्जेशन आप यहाँ तक पहुँच गए तो पसंद भी आई होगी, और कमेंट सेक्शन में बताएं, और वनवास देखने 20 तारीख को ज़रूर जाएं, बहुत पूरे परिवार के साथ, सपरिवार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, धन्यवाद।